दोस्तों, प्लास्टिक हमारी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे जरूरी कमोडिटी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या भी बन गया है। लेकिन प्लास्टिक के साथ परेशानी ये है कि आप इसे खत्म नहीं कर सकते, फिर चाहे वो किसी भी रूप में रहे। अगर आप एक पॉलिथीन को ही देखें तो उसे वापस मिट्टी में मिलने में लगभग 600 साल का समय लग जाता है, जबकि प्लास्टिक का इस्तेमाल होना ही आज से 70 साल पहले शुरू हुआ था। यानी जो पहला प्लास्टिक प्रोडक्ट हमने बनाया था वो आज भी धरती पर किसी न किसी रूप में मौजूद है और धरती के पोल्यूशन में एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। कुछ लोग प्लास्टिक को कूड़े के साथ जलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ये खतरनाक गैस में बदलकर हमारे वायुमंडल में ही घूमता रहता है। लेकिन प्लास्टिक तो इस्तेमाल करना है और प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए बहुत से तरीके सुझाए जाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले वैज्ञानिक ने अपना फोकस बदला और प्लास्टिक को सड़कें बनाने और कपड़े बनाने के काम में इस्तेमाल करने लगे। आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं वो इसे एक कदम और आगे ले गई है और अब प्लास्टिक से ही हम जेट इंजन के लिए फ्यूल बनाने का काम कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, कैसे इन्होंने ये असंभव सा दिखता हुआ काम कर दिखाया, जानेंगे हम सभी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट से जुड़ी खबरों पर ज्यादातर हमारे आसपास के लोगों के पास कोई राय या गेम प्लान नहीं होता। उन्हें लगता है ये समस्या तो है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश में इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। डॉक्टर हेनवू की इस रिसर्च के बारे में जानने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रिसर्च इतनी जरूरी क्यों है। क्या आप जानते हैं कि 1950 से अब तक के 70 सालों में इंसान ने 8000 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया है और इसी में से हर साल 70 लाख टन प्लास्टिक हमारे महासागरों के अंदर प्रवेश कर जाता है। एक स्टडी की माने तो आने वाले सालों में महासागरों में समुद्री जीवों से ज्यादा प्लास्टिक पाया जाएगा, जो कि बेहद चिंताजनक और खतरनाक बात है। अगर आपने नॉर्थ पैसिफिक गायर के बारे में नहीं सुना है तो जान लीजिए कि ये समुद्र का ही एक इलाका है और अकेले सिर्फ इस जगह पर ही 1 लाख करोड़ प्लास्टिक के पीसेस पड़े हैं, जो सभी के सभी कुछ एशियाई देशों में से आए हैं। इसके अलावा अब तो प्लास्टिक आपके खाने में भी घुस आया है। प्रमाणित रिसर्च ने ये बात साबित की है। हर इंसान एक साल में इतना प्लास्टिक खा लेता है कि उससे एक नया एटीएम कार्ड बनाया जा सके। प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीने से लेकर समुद्र से निकले नमक तक प्लास्टिक आपके शरीर में कई तरीकों से घुस सकता है। अगर आप मछली खाते हैं तो समुद्र में प्लास्टिक ज्यादा होने की वजह से उनके शरीर में भी प्लास्टिक चले जाते हैं या जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे आप फिर प्लास्टिक की जकड़ में आ सकते हैं। ऐसी कई तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जिसमें मछलियों के पेट से प्लास्टिक की पन्नियां मिली हैं, जिन्हें उन्होंने गलती से निगल लिया था। भारत में भी गाय जैसे कई चरने वाले पशुओं के पेट से प्लास्टिक मिल जाता है, जो उनके दूध पर बुरा असर डालता है। प्लास्टिक इसके अलावा आपकी शराब में भी घुस गया है और कई बियर के सैंपल्स में प्लास्टिक की काफी बड़ी मात्रा मिली है। इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं, केवल हमारे ढीलेपन का है। हानवू ली और उनकी टीम इसी तरह के खतरों को कम करने के लिए नए नए रास्ते खोज कर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है। प्लास्टिक को अमूमन डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, इसीलिए ली ने एक नया तरीका निकाला और उन्होंने प्लास्टिक से फ्यूल बनाने की शुरुआत की। जेट फ्यूल का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट हाइड्रोजन होता है, इसीलिए ली की एक टीम ने प्लास्टिक को एक्टिवेटेड कार्बन के साथ मिक्स करना शुरू किया। एक्टिवेटेड कार्बन का काम इस रिएक्शन को तेज करके ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ने का होता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक्टिवेटेड कार्बन और प्लास्टिक को ऑक्सीजन से दूर एक सील्ड कंटेनर में रखा जाता है और 571 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ये सारा मिक्सचर एक नए लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस नए मिक्सचर में 85% जेट फ्यूल के साथ साथ 15% डीजल भी बनता है, जिसे बाद में अलग किया जा सकता है। न सिर्फ इस प्रक्रिया से आप 100% प्लास्टिक का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, पर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसमें से निकलती हुई गैसेस को भी आप एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ली को पूरा यकीन है कि जैसे जैसे इस तरीके को लैब से बाहर निकाल कर बड़े स्तर पर इस्तेमाल में लिया जाएगा, दुनिया की बहुत सी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। ली कहते हैं प्लास्टिक को ठिकाने लगाना और फ्यूल बनाना एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है, और ये प्रक्रिया अगर छोटे छोटे किसानों और फैक्ट्रियों के पास भी आ जाए तो वो भी इसे खुशी से अपना लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जेब से इसके लिए काफी कम पैसा खर्च करना पड़ेगा और रिटर्न के तौर पर हमेशा उनके पास फ्यूल रहेगा। ये तरीका अगर सरकारें अपना लें तो मिडिल ईस्ट पर से कच्चे तेल की निर्भरता भी खत्म की जा सकती है।
अभी इस प्रोजेक्ट पर ली और काम करना चाह रहे हैं और वो देख रहे हैं कि और किस तरह के प्रोडक्ट वो केवल इस एक प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। ली जैसे कई लोग अब प्लास्टिक को लगातार रिसाइकल करते रहने के पीछे नए नए इनोवेशन से लेकर आए हैं। कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो आज के समय में अपने जूते, जीन्स या फिर टी शर्ट को प्लास्टिक से ही बनाने में लगी हुई हैं। काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक भी रिसाइकल किया जा रहा है। हाल के सालों में सबसे अच्छी खबर जो हमारे पर्यावरण के लिए आई है वो यही है कि हमारे द्वारा आज पैदा किया गया 40% प्लास्टिक हम लोग रिसाइकिल कर देते हैं। नॉर्थ पैसिफिक गायर को भी लगातार साफ करने की कोशिश कई वॉलंटियरिंग टीम्स करती रहती हैं। सीबिन्स नाम का एक आविष्कार भी अभी बहुत प्रचलित हो रहा है। ये एक ऐसा डस्टबिन है जिसे पानी में डाल दिया जाए तो इसके पंप्स की मदद से ये प्लास्टिक को खुद में कैद कर लेता है और हर दिन करीब 4 किलो या साल में कहें तो 1.4 टन प्लास्टिक ये खुद में कैद कर रहा है। 26 देशों में लगाए गए ये 450 सीबिन्स इसी तरह से काम कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त अगर प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश देखा जाए तो वो चीन है। चीन का हर साल का प्लास्टिक वेस्ट लगभग 80 टन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, लेकिन उसका प्लास्टिक वेस्ट चीन के आधे से भी कम है। चीन ने 1980 के बाद तेजी से ग्रोथ के मामले में छलांग लगाई है और जितनी तरक्की अमेरिका ने 20वीं सदी के 100 सालों में भी नहीं की थी उतनी तरक्की उन्होंने केवल 40 सालों में कर ली है। लेकिन इसी तरक्की के कारण आज वो दुनिया में प्लास्टिक का जहर भी फैलाया जा रहा है। प्लास्टिक और प्रदूषण के कारण चीन के कई शहर लगातार इस लिस्ट में नंबर 1 या नंबर 2 पर रहते हैं। लेकिन चीनी सरकार ने कभी भी दुनिया से इसके लिए माफी नहीं मांगी। चीन से बाकी देशों के नफरत करने की एक वजह ये भी है कि बाकी देशों की सरकारें जहां एक दूसरे से बात करते हुए इस पर्यावरण के खतरे पर एक दूसरे को चेतावनी देकर सावधान करती रहती हैं, वहीं चीन की सरकार किसी विदेश से पहले अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाती है। भारत के लिए भी इसमें सीख है कि क्या हमें दुनिया भर की परवाह किए बिना इस तरह से प्लास्टिक के साथ ग्रो करना है या उसके बिना। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।